आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मैं उमर मलिक। हमारे साथ इस वक्त आज जो शख्सियत है, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको जो है इनको जानते हैं। कांग्रेस के अंदर एक जाना माना चेहरा है। अपने कॉलेज टाइम से ही इन्होंने जो है वो कांग्रेस का दामन थाम लिया था और आज तक जो है कांग्रेस के साथ एक वफादार सिपाही की तरह जो है काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं और मैनिफेस्टो कमेटी में भी, जो असेंबली इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो जो फ्रेम होगा उस कमेटी के भी ये मेंबर हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ क्योंकि बजट भी पेश हो चुका है, बजट को लेकर भी बात करेंगे। उसके अलावा असेंबली इलेक्शन होना है या नहीं होना है जम्मू कश्मीर में, या कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, कांग्रेस कितने हद तक तैयार है, तो ये सारी चीज़ें हम इनसे आज बात करेंगे। इफ्तिकार जी, सबसे पहले तो आपका जो है वो खैर मकदम है। शुक्रिया उमर साहब, बहुत बहुत। इफ्तिकार जी, सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो रहेगा, क्योंकि आप कांग्रेस से वाबस्ता हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अपोजिशन पार्टी से आपका ताल्लुक है। पार्लियामेंट में बजट पेश हो गया है, चाहे वो मुल्क सतह का हो चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो। कांग्रेस इस बजट को किस तरह से देखती है? देखिए, आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया और इस बजट को हम कहेंगे कि इस बजट में ये एक डायरेक्शनलेस बजट है। ये सरकार बचाने का बजट है। आपने देखा कि उसमें उन्होंने सिर्फ अपनी सरकार जो दो बैसाखियों पे है, जो कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी, जो दो बैसाखियाँ उनकी हैं, उनको बचाने, उस सरकार को बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कुछ घोषणाएं की। बाकी आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए कोई उस बजट में कोई प्रावधान नहीं था। उसमें महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं। इवन शिक्षा का बजट कम किया गया, डिफेंस का बजट कम किया गया। ये जो बजट है ये डायरेक्शनलेस बजट है। और आप देखेंगे कि अगर उन्होंने पिछली बार भी जो बजट में प्रावधान रखे, उन्होंने ये कहा कि आप इनकम, मतलब उन्होंने अमीरों को फायदा तो दिया लेकिन गरीब आदमी को उन्होंने कोई इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा कि गरीब आदमी को फायदा हो। तो देखिए, मोदी जी हमेशा, उन्होंने, उनकी कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। उन्होंने कभी भी गरीबों के लिए कोई बात नहीं की। और आज भी आपने देखा कि ये बजट जो है, जो अंबानी जी के बेटे ने जो शादी में, उनकी बेटे की शादी में जो खर्च हुआ, वो इस बजट में उन्होंने कुछ प्रावधान रख के उसको उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की। आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, उनके लिए इस बजट में कोई राहत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट था इसमें क्या होना चाहिए था? जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कुछ चीज़ें मैं कल से मैं भी पढ़ रहा था, कुछ सुन भी रहा था कि हेल्थ सेक्टर को जो है इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया इस बजट में। वही आपने भी अभी कहा कि एजुकेशन सेक्टर को जो है थोड़ा सा फिर लूज़ किया गया है, या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कहा गया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए था? देखिए, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट में देखिए तो जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पे है। पिछले 10 साल में जब से इन्होंने यहाँ से इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ नहीं है, तो आपने देखा कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। यहाँ हर एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया। चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की बात करो, अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, पटवारी की बात करो, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया, धांधली होगी और पेपर कैंसिल करने पड़े। पिछले 5-6 सालों में, 2018 के बाद आज 24-6 साल हो गए, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। इवन 14 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई और बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ 370 के बाद इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिला। अब ये आंकड़ों पे जो मर्जी बात करें, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा जहाँ 26 नंबर पर हम बेरोज़गारी में थे, और जो ये कहते थे कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, भ्रष्टाचार है, जो ये आरोप लगाते थे, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति खुशहाली की ज़िंदगी जीता था। लेकिन इन्होंने सारे सरकारी टेंडर, मैं पिछले दिनों आपसे पिछले दिनों मैं दिल्ली में था, वहाँ मतलब जेके हाउस की कैंटीन का टेंडर जो है वो इन्होंने किसी यूपी के एलजी साहब ने अपने किसी
दोस्त किसी जानने वाले को दे दिया। आप जम्मू के अंदर देखिए, शराब का टेंडर, एक्साइज ड्यूटी का टेंडर देखिए, वो इन्होंने बाहर के लोगों को अलॉट कर दिया। हमारा जो नौजवान है वो फ्रस्ट्रेशन में है। आज डिग्रियां करके, एमएससी, पीएचडी करके, इंजीनियरिंग करके, आज आप रोजगार की बात जब देखोगे तो आप एग्जाम होता है, वो पैसा खर्चते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात बच्चे, और माँ बाप मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब पेपर देते हैं तो आपने नीट में देखा कि किस तरीके से पेपर लीक हो गया। लेकिन ये सरकार घोटालों की सरकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने आंध्र प्रदेश में और बिहार में एम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में इनके बच्चों, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा कि अनएम्प्लॉयमेंट में कोई खत्म, उसको कैसे कम करे। अगर कोई इंडस्ट्री रखते, और मोदी जी वाहिद एक प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में कोई इंडस्ट्रीज खुली नहीं, बल्कि उन्होंने 100 के हिसाब से जो पीएसयू इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने खोली तो नहीं, पर उनको बेच दिया। तो जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में भी कोई सब्सटेंशियल कोई चीज नहीं है, और ये सरकार पूरी तरह विफल रही है यहां लोगों को मरहम लगाने के लिए। क्या कांग्रेस देश भर में बेहतरीन अपोजिशन का रोल अदा करेगी, या पहले की तरह फिर से खामोशी इख्तियार करके रखेगी? उमर साहब, आप एक बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं और आप हर मुद्दे पे नज़र रखते हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारे लीडर और मेरे लीडर, जो जिनकी वजह से मैं आज पॉलिटिक्स में हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे बढ़ाया, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को यहाँ राजौरी जैसी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से उठाकर मुझे दिल्ली नेशनल में काम करने का मौका दिया। और मैंने चाहे स्टूडेंट, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में NSUI से जुड़ा तो मुझे इलेक्शन कमिश्नर में रहा, फिर यूथ कांग्रेस में मुझे काम करने का मौका दिया। राहुल जी, आप देखो, जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपने उनकी स्पीच सुनी, हर मुद्दे पर उन्होंने बात की। और प्रधानमंत्री जी इतने परेशान हो गए, भाजपा इतने परेशान, उन्होंने नीट स्टूडेंट्स की बात की, उन्होंने किसानों को, आपने देखा कि जिन किसानों को संसद में दिल्ली में जाने के लिए रोकते थे, ये उनके रास्ते पे कील, तारे और बैरिकेड लगाते थे, आज उन किसानों के साथ राहुल जी संसद में जाकर मिल रहे हैं। ये जब से राहुल जी पार्लियामेंट में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं, आपने देखा राहुल जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा ये जो मेरा पद है ये मेरा नहीं, ये देश के हर गरीब किसान, नौजवान, महिला, गरीब वर्ग जो है उनकी आवाज उठाने का मैं काम करूंगा। और आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जब उन्होंने पिछली बार भाषण दिया तो उन्होंने कितनी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, उन्होंने नीट के स्टूडेंट का मुद्दा उठाया, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। हाथरस में जब घटना होगी, मणिपुर में जब हिंसा होगी, तो राहुल जी वहां पहुंचते हैं। राहुल जी गरीब जो जूते बनाते हैं, मोची का काम करते हैं, उसके पास जाकर बैठकर उन्होंने ट्रांसपोर्टर से बात की, और आज वो सारे मुद्दे संसद के अंदर गूंज रहे हैं। आज आपने देखा कि सरकार बैकफुट पे है और मोदी जी को आनन फानन में अनाप शनाप बातें वो करने पर मजबूर हो गए कि भाई, आज अगर आप अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर पे राहुल जी ने कहा कि ये देश के युवाओं के साथ, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कौन सा मुद्दा है जो राहुल जी संसद में नहीं उठा रहे? तो आपने देखा कि विपक्ष का जो रोल है वो राहुल जी बखूबी निभा रहे हैं। और पिछले, आप देखेंगे पिछले 10 साल में पहली बार ये लग रहा है कि राहुल जी जो आम लोगों के मुद्दे, जो कि ये गूंगी बहरी सरकार गली सड़क पे नहीं सुनती, उनकी आवाज आज संसद में राहुल जी उठा रहे। 5 अगस्त 2019 के उस हिस्टोरिकल फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ चेंजिंग, कुछ तब्दीली नजर आई आपको? देखिए, वो एक काला दिन था जम्मू कश्मीर की सियासत का, और रात के अंधेरे में मैं कहूँगा इलीगली एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ से 370 को ख़त्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है, जजमेंट दी है। हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बनता कि हम उस पर ज़्यादा कोई बोले। तब्दीली आपने देखी है? तब्दीली क्या देखी है? हाँ, तब्दीली आई है कि जहाँ 26 नंबर पर हम अनएम्प्लॉयमेंट हमारी स्टेट थी,
वो आज पहले नंबर पर आ गए। ये तब्दीली आई। जहां हमारे लोगों को रोजगार था, हमारे लोग को रहने के लिए छत, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा था, और आज हम बेरोजगारी में नंबर 1 पे हैं। पहले इंडस्ट्रीज जहां थी, 370 हटने के बाद हमारी इंडस्ट्रीज खत्म होगी। आज पहले हमारे लोगों को रोजगार मिलता था, आज बाहर से लोग आके टेंडर ले रहे हैं छोटे छोटे काम। आज अंबानी और अडानी की इनकम बढ़ी है, ये तब्दीली आई है। आज आप देखेंगे कि जम्मू के अंदर स्मार्ट मीटर लाया गया, ये तब्दीली आई है। जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये तब्दीली आई है। जम्मू में टोल टैक्स लगा है, ये तब्दीली आई है। हमारी इनकम नहीं बढ़ी, खर्चे बढ़े हैं। सरकार ने टैक्स टेररिज्म के माध्यम से गरीब लोगों के जेब से पैसा निकाला है, ये तब्दीली आई है। ये खुशहाल जम्मू कश्मीर इन्होंने लाया है और लोगों ने इनको जवाब भी दिया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इलेक्शन से ये तभी भागते हैं, ना ये विधानसभा का इलेक्शन करवा रहे हैं, ना ये म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन करवा रहे हैं, ना ये। आप मुझे बताइए ना, अगर म्यूनसिपलिटी का कार्यकाल खत्म हुआ था तो इनकी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। इन्होंने बीडीसी का जो इलेक्शन था उसके इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। इन्होंने सरपंचिस, पंचायती राज के जो पंच सरपंचिस के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। तो ये देखिए, ये घबराए हुए हैं और लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले इलेक्शन में। अभी जब भी इलेक्शन आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से। क्या आप समझते हैं कि असेंबली इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां तो शुरू की हैं। इलेक्टर वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू हो गया। ये तो हर साल वैसे भी होता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि सरकार की मंशा क्या है। अगर लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं अपने समय पर, तो और कोई इलेक्शन, चाहे असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। पिछले 6 साल हो गए, 2018 में हमारी असेंबली बंद की गई थी और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों इलेक्शन, जहां म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए, इन्होंने पंचायत के इलेक्शन नहीं करवाए, बीडीसी के इलेक्शन नहीं करवाए। तो ये सरकार डरती है। अगर इन्होंने काम किए होते तो ये इलेक्शन जरूर करवाते। कांग्रेस नेशनल लेवल पर भी देखने को मिला इस बार कांग्रेस का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, चाहे वो इंडिया अलायंस की शक्ल में हो या कांग्रेस का इंडिपेंडेंटली जो उन्होंने उनकी सीटें हैं अपनी। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का क्या रहेगा अगर असेंबली इलेक्शन हो जाता है सितंबर से पहले पहले? क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अलायंस सीट शेयरिंग होगी या कांग्रेस इंडिपेंडेंटली जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी? देखिए, हमारे जो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे प्रदेश सदर जनाब वकार रसूल वानी साहब, और हमारे जो इंचार्ज हैं भरत सिंह सोलंकी जी, इन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया अलायंस था, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। और जम्मू के अंदर जो हम पहले 5 लाख 6 लाख वोटों से पिछली बार 2019 में हम जो सीट हारे थे, इस बार वो सीट मात्र कुछ वोटों से हम वो सीट हारे हैं। और लोगों ने वोट डाला है, खुल के वोट डाला है कांग्रेस को, चाहे वो उधमपुर में हो चाहे जम्मू में हो। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है। और जम्मू रीजन में अगर आप देखें, कश्मीर में तो उनका कुछ है ही नहीं, लेकिन जम्मू रीजन में अगर आप देखें तो 43 सीटें टोटल हैं। 43 में से 44 सीटें, 44 में से कांग्रेस ने कम से कम भी, जो इंडिया अलायंस ने 20 से ज़्यादा सीटों पर लीड ली है, और कुछ सीटें जो 500 और 700 के मार्जिन पर हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह तैयार है। हमारी मैनिफेस्टो कमेटी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जब भी लोगों में जाती है तो वो एक वचन पत्र, वो संकल्प लेकर, वो मैनिफेस्टो, वो अपना मंशूर लेकर लोगों के बीच में जाती है। और मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूँ। उसके चेयरमैन प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज हैं, रविंदर शर्मा जी उसके कन्वीनियर हैं। और हमारी क़यादत ने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है जम्मू कश्मीर की, कि लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोग कौन कौन से मुद्दे हमें अपने मंशूर में शामिल करने चाहिए, ताकि जब हमारी सरकार आए तो हम
वो जो मुद्दे, जो वादे हमने किए हैं, जो गारंटीज हम लोगों को देंगे, वो हम लोगों को इंप्लीमेंट करें। आपने देखा कि जो जो गारंटीज राहुल जी ने जिस जिस स्टेट में जो वादे किए वो हमने पूरे करने की कोशिश की, और चाहे हिमाचल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे और स्टेटों में भी हमारी सरकारें रही, हमने वो वादे पूरे किए। जम्मू कश्मीर में भी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश सदर ने उस कमेटी को गठन किया, और वो कमेटी अलग अलग जगहों पे जा रही है। राजौरी में भी बड़े जल्द वो कमेटी रहेगी, और मैं आपके माध्यम से आज आपकी विसादत से राजौरी के आवाम को ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने चाहे नेशनल लेवल की सियासत की, आज मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं राजौरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर आप, मैं हर व्यक्ति को कहूँगा, चाहे वो गरीब मजदूर, रेडी वाला, जो चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, नरेगा मजदूर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे ऑटो यूनियन है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो स्टूडेंट है, मैं उनसे कहूँगा, अपील करना चाहता हूँ कि आपने अपना कोई भी आपका जो इशू है, जो आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, चाहे वो एम्प्लॉइज का डेली वेजेस का इशू है, वो हमसे संपर्क कर सकता है, मेरे से संपर्क कर सकता है। वो हमें अपना बता सकता है कि हमारा ये इशू है, ये आप अपने मंशूर में रखिए, तो हम उस चीज को अपने मंशूर में शामिल करेंगे। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटीज, जिस तरह पूरे प्रदेश में, जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में राहुल जी ने वो गारंटीज लेकर, हम आने वाले दिनों में भी वो गारंटीज लेकर लोगों में जाएंगे और लोगों का आशीर्वाद हासिल करेंगे। जहां तक आपने अलायंस की बात कही, तो लोकसभा में हमारा अलायंस है, विधानसभा पे भी इसकी प्रक्रिया हमारी लीडरशिप तय करेगी। जो हमारे वकार रसूल साहब हैं, या सोलंकी साहब हैं, या और भी जितने भी हमारे लीडर हैं, नेशनल लेवल पर एक कमेटी है जिसके चेयरमैन मुकुल वासनिक जी हैं, और देश में ये हमारे यहाँ प्रदेश में भी एक कमेटी है। तो इंडिया अलायंस में वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया अलायंस का हिस्सा तो है, आज भी वो इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पर हमारी क़यादत फैसला लेगी, और बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि इसमें अलायंस होगा, सीट शेयरिंग का क्या क्या फार्मूला होगा, और राजौरी की कौन कौन सी सीट किसके पास जाएगी, कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस किस सीट पर लड़ेगी, या और दीगर कोई जमात किस सीट पर लड़ेगी, तो ये फैसला बड़ी जल्द हो जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या इफ्तिकार अहमद कांग्रेस के मैंडेट के लिए दावेदार हैं? क्या इफ्तिकार अहमद यानी आप खुद इस बार असेंबली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? देखिए, क्योंकि आपने भी एक बड़ा लंबा चौड़ा वक्त जो है वो कांग्रेस को दिया है। मैं कॉलेज के फर्स्ट डे से जानता हूँ कि आपने NSUI जो है ज्वाइन की, और उसके बाद आज तक जो है तकरीबन 22-23 साल से आप जो है कांग्रेस के अंदर हैं। क्या समझते हैं आप, क्या आप दावेदारी करेंगे, या कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा सिलसिला हो जो आपको जो है यहाँ पे मैंडेट दे? देखिए, जिस तरह आपने ठीक कहा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ से अपनी सियासत का सफ़र शुरू किया, और बड़ी बार मैंने ये बात कही भी कि मेरा एक शौक़ था कि मैं लोगों के लिए काम करूं। आज अगर मेरी सोच थी कि अगर कुछ बदलना है, आम आदमी गरीब के आंसू पोंछने हैं और अपने लोगों के लिए काम करना है, तो आपको सियासत में आना पड़ेगा। क्यों? तो इसी वजह से मैंने सियासत सफ़र शुरू कॉलेज से किया NSUI में, और मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मैं पूरी देश में घूमा, 26 स्टेटों में मैंने एज ए इंचार्ज काम किया, और इतना काम करने के बाद, इतना सीखने के बाद, फिर मैंने जम्मू कश्मीर में वापस रुख किया। और जब मैंने अपनी लीडरशिप को कहा कि मैं जम्मू कश्मीर वापस जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि मैं दिल्ली में मेरे लिए बहुत अच्छा माहौल है, मैं जिस स्टेट में भी जाता हूं अच्छे से मुझे वहाँ गाड़ी भी मिलती है, काम करने के लिए मौका भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन जब मेरे आम आदमी को यहाँ किसी पटवारी के पास काम पड़ता है, किसी BDO के पास काम पड़ता है, किसी थाने पे काम पड़ता है, तो मैं वहाँ हेल्पलेस हो जाता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम दिल्ली या बाहर किसी रियासतों में रहता था। तो मैंने जब ये देखा कि मैं अपने लोगों को, मेरे लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, गरीबी बहुत है, एक आम आदमी बड़ा परेशान होता है छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो मुझे मेरी क़यादत ने मुझे स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया और मुझे अपनी स्टेट में वापस भेजा। जहाँ तक आपने बात की, जब मैंने सियासी आदमी का एक मंशूर होता है कि
अगर मुझे काम लोगों का करना है तो मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा। और इलेक्शन लड़ना हर आदमी का ख्वाब होता है जो ख्वाब है। सियासत में होता है। राइट। और अगर मैंने लोगों के काम करने हैं तो मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा और लोगों का मैंडेट तभी मिलेगा और मैं लोगों के लिए काम कर सकूंगा। ये कहा जा सकता है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। और देखिए वही मैं बात कह रहा हूं, तो उसमें मैंने नौकरी नहीं की। मैं पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाई में ठीक था, अपना मैं टॉपर था अपने बैच का, लेकिन मैंने डे वन से सियासत की और पूरा मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने वकालत नहीं की, मैंने ला करके वकालत नहीं की, मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने कोई नौकरी के लिए, आपको मैं बता दूं मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मेरा मकसद था लोगों के लिए काम करना। तो ये जाहिर बात है मेरी अगर लीडरशिप चाहेगी, और मैंने जो काम किया 23 साल पार्टी के लिए, चाहे वो NSUI में रह के यूथ कांग्रेस AICC मेंबर में भी हूँ, और लोगों के लिए भी मैंने जितनी कोशिश हो सकी जहाँ मेरी है, रजौरी के नौजवानों के लिए जिसने अगर मुझे कोई काम बताया तो मैंने कोशिश सिंसियरिटी से की कि मैं उसका काम कर सकूं, क्योंकि मेरे हाथ में मैं इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं था। तो पार्टी ने अगर आशीर्वाद रखा तो इंशाअल्लाह पार्टी, मेरी ख्वाहिश है, और मैं अगर पार्टी ने मेरे पे, मेरी लीडर ने मेरे पे मुझे आशीर्वाद रखा और पार्टी टिकट देगी तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर चुनाव लड़ूंगा और लोगों का प्यार भी मिलेगा, क्योंकि मैंने लोगों के लिए सियासत में आया हूं, मैं अपने लिए सियासत में नहीं आया। और मैं आपके विसादत से एक बात आज कहना चाहूँगा कि अगर मुझे अपने लिए होता तो मैं नौकरी करता और मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे से बिज़नेस करता, अच्छे से मैं निकाल सकता था, लेकिन लोगों के लिए मैं सियासत में आया और इंशाअल्लाह लोगों की बेहतरी के लिए जो भी होगा वो मैं काम करूँगा। रजौरी के अवाम, रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहेंगे तो मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और इंशाअल्लाह उनकी वोट से, उनकी सपोर्ट से यहाँ से जीत के लोगों के लिए काम भी करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी, AICC के मेंबर हैं इफ्तिकार अहमद साहब। बहुत सी बातें की, कुछ बजट को लेकर भी बात की कि किस तरह का बजट आया और किस तरह का आना चाहिए था, सियासत पे बात की, इलेक्शन पे बात की, कांग्रेस के अंदरूनी हालात पे बात की। तो मज़ीद इंशाअल्लाह इसी तरह के टॉपिक हमारे जारी रहेंगे और भी कई सारे लोगों से हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। और जहाँ तक रहा इफ्तिकार साहब का सवाल, तो ये आपको हम बता दें कि एक नौजवान चेहरा है और हमें, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फ्यूचर जो है वो हमेशा नौजवानों का होता है और नौजवानों को ही मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने साथ और 50 या 100 नौजवानों को जो है वो फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़, जल्द मिलेंगे नए मेहमान के साथ। शुक्रिया व आदाब।